मैं डॉक्टर सना से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीफ कर दें प्लीज़, ठीक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ओबेसिटी आज हमारा टॉपिक है। बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट which pose to a risk to the health and having basically इसमें हम BMI के थ्रू जो है हम ओबेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। अगर BMI कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि इट इज़ वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स होता है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल जो होता है वो 18 टू 25 तक होता है, और इसके बाद अबव 25 से 29 तक जो है ना वो मॉर्बिड होता है, और फिर इसके बाद वो प्री ओबेसिटी आ जाता है, और फिर इसके बाद जो है अबव 30 जो होता है वो ओबेसिटी में कैलकुलेट करते हैं उसको। सो बेसिकली इसकी हम पहले ग्लोबल प्रेवलेंस भी देख लेते हैं कि सिंस 1990 जो है ये डबल हो गया था, और जो एडोलेसेंस में है ये बेसिकली क्वाड्रपल्ड हो गया है। कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं ओबेसिटी की? जेनेटिक्स भी हो सकता है, क्योंकि जीन्स भी एक जरिए, जीन्स जो है वो हमारी इन्फ्लुएंस करती है बॉडी को कि हम किस तरह से फूड जो है वो लेते हैं, या फूड को या फैट को स्टोर करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और डाइट में हो गया, लाइक फिजिकल लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं जो कि ओबेसिटी कॉज कर सकती हैं, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, और कोई मेडिकेशंस भी हो सकती हैं जो कि ओबेसिटी कॉज कर सकती है, लाइक स्टीरॉइड्स जो किसी वजह से भी ले रहे हैं पेशेंट। इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है ओबेसिटी का? अगर एक तो ये कि ये रिड्यूस कर देता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। इसके अलावा इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और इसके अलावा इट कैन ऑल्सो affect the quality of life as it affects the physical and the mental well-being। मैनेजमेंट जो है इसकी लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकती हैं, लाइक अगर हम अपनी हेल्दी डाइट्स वगैरह के लिए हेल्दी डाइट पर अगर थोड़ा फोकस करें, और फिजिकल एक्टिविटी। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी दी जा सकती हैं, लाइक सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। इसके अलावा कोई मेडिकेशंस होती हैं जिससे हम ओबेसिटी को ट्रीट कर सकते हैं। फिलहाल तो लाइफस्टाइल चेंजेस और फिजिकल एक्टिविटी के लिए आई विल पास ऑन टू समर कि वो हम लोग को थोड़ा गाइड कर दें इस बारे में ओबेसिटी के। थैंक यू। को अच्छा, जैसे मैं डॉक्टर सना ने बताया कि ओबेसिटी एक मेजर कॉज है डिफरेंट डिजीजेस का। तो जो हमारा मेन फैक्टर है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को वेट अंडर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपने वेट में रखें। जिस तरह डॉक्टर ने कहा कि हमारे बीएमआई होता है, एक मेजर फैक्टर होता है जो हमें ये बताता है कि हम ओवर वेट हैं या हम अंडर वेट हैं या हम नॉर्मल की कैटेगरी में आ रहे हैं। जब हमारा बीएमआई 25 के अंडर है, इट मीन्स वी आर इन नॉर्मल रेंज। ठीक है, हमें अपने वेट पे सिर्फ मेंटेनेंस की नीड है। इसके अलावा अगर हमारा BMI 25 से अबव जा रहा है या 30 से अबव जा रहा है, पहले तो 25 से अबव जा रहा है तो हम ओवरवेट है। तो ओवरवेट है, हमारी कोशिश होनी चाहिए हम डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से अपने ओवरवेट को कम करें। इसके अलावा अगर हमारा BMI 30 से अबव जा रहा है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, फिर जो हमें डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि सर्जरी के प्रोसेस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कौन सी डाइट जो है वो फॉलो करनी चाहिए, लेकिन अंडर मॉनिटरिंग के एक पर्टिकुलर हेल्थ एक्सपर्ट के मॉनिटरिंग में ही सर्जिकल प्रोसीजर और डिफरेंट डाइट्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर हम ओवरवेट हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से ही हम अपने वेट को रिड्यूस करें। अगर इसका एक नॉर्मल पर्सन है, उसको पता करना है कि मेरा वेट जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल है या नहीं है, तो इसका एक थंब रूल होता है। फॉर मैन एंड फॉर वुमेन डिफरेंट होता है। तो एक लड़की या एक वुमेन है, उसका अगर उसको पता करना है कि वो अपने आइडियल वेट पे है या नहीं है अकॉर्डिंग टू हर हाइट, तो 100 पाउंड्स जो होता है हमारे पास 5 फीट पे, एवरी 5 फीट 100 पाउंड्स होता है। और उसके बाद जैसे जैसे इंचेस बढ़ते हैं तो हमारे 5 जो है वो पाउंड्स बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, जैसे मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, तो 5 फीट पे मेरा 100 पाउंड्स मेरा स्टैंडर्ड वेट हो गया, और 4 फीट हर एक एक इंच पे मेरी 5 पाउंड्स बढ़ जाएगा, तो 5 इंटू 4 20, तो 120 टू 125 पाउंड्स के करीब मेरा एक वेट नॉर्मल आइडियल वेट होना चाहिए। अब पॉइंट्स को हम डिवाइडेड बाई 2.2 कर देंगे तो हमारे पास केजी आ जाएगा, ये हमारे पास वेट है। जब हमें पता चल गया कि हमारा वेट आइडियल नहीं है, तो अब हमें अपने वेट पे फोकस करना होगा, हमें अपनी डाइट को सही करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास 3 मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, ये हमारे पास मेजर डाइट को जो है वो कंपोज, जो हमारी डाइट इन मेजर 3 मैक्रो से कंबाइंड होती है। तो हमारी डाइट में एनर्जी, जब हमारी फूड इनटेक बढ़ जाए
और बॉडी फूड को एक्सपेक्ट नहीं करे, उतना खर्च नहीं करे, उसको मूवमेंट नहीं हो, तो हमारा फैट स्टोर होने लग जाता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं हम कि हमारे पास एक कैश है, पैसे हैं हमारे पास, अगर हम पैसे जमा करते रहेंगे तो वो बढ़ते रहेंगे, जब हम उसमें से खर्च करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पैसे कम हो जाएंगे। इसी तरह हम अपनी बॉडी में अगर मूवमेंट नहीं होगी तो जितना भी फैट हम डाइट से ले रहे हैं वो उतना तो यूज़ हो जाएगा जितना एनर्जी में रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्सेसिव जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए ईट लेस एंड मूव मोर, यानी खाना हम कम खाएं और अपने आप को जो है वो एक्टिव रखें, तो जितना स्टोर फैट है वो यूज़ होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारा मील जो है वो बैलेंस्ड हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लीन प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर से ये हमारी मील प्लेट जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ताकि हमारी जो है लेवल्स हमारे बैलेंस्ड रहें। क्योंकि जब हमारे कोई भी एक कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गए, रोटी चावल ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन पार्ट, कोई गोश्त या मुर्गी के उसके कंपैरिजन, तो कार्बोहाइड्रेट हमारी इंसुलिन को हाई कर देगा, सॉरी ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएंगे। जब ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएंगे तो वो एक्सेस फॉर्म ऑफ फैट में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हमारा कम हो एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन एंड फाइबर। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास देता है 4 किलो कैलोरीज, ठीक है, और जो फैट होता है वो हमारे पास देता है 1 ग्राम ऑफ फैट देता है 9 किलो कैलोरीज। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, डबल द अमाउंट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी डाइट में फ़ैट का इंटेक कम करें, जिसमें सबसे मेजर आ जाता है ऑयल आ जाता है, मायनीज आ जाते हैं, ड्रेसिंग्स आ जाती हैं डिफरेंट सॉर्ट की, और फ्राइड फूड्स आ जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए इनका इंटेक हम कम करें। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास रोटी चावल वगैरह आ जाते हैं, तो जितने वाइट ब्रेड्स हैं ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारी इंसुलिन को स्पाइक करें, ग्लूकोज को स्पाइक करेंगे, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है वो ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करें। अच्छा, उसके अलावा सबसे बेस्ट हमारे पास कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर यही प्रैक्टिस देखा गया है कि लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, जो कि मेजॉरिटी मेजर रीज़न है ओबेसिटी का। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी हो, हेल्दी इन द फॉर्म के प्रोटीन बेस्ड हो, प्रोटीन रिच हो। सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स एग है, अगर हम सुबह के वक्त अंडा ले लें, अंडे के साथ अगर ब्रेड ले लें तो एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। लोग कोशिश, जितनी भी मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया है, लोग चाय पराठा ले रहे होते हैं यूजुअली, तो बेसिकली सब कार्बोहाइड्रेट्स है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा उतनी ग्लूकोज स्पाइक करेगा, जितना ग्लूकोज ज़्यादा स्पाइक करेगा वो एक्सेस फॉर्म स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हेल्दी प्रोटीन सोर्स डालें, जिसमें अंडा, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो अंडा अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसमें छोले हैं, चने का सालन जो है वो हम ले सकते हैं कि एज अ प्रोटीन सोर्स हम उसको ले लें। उसके अलावा जो है हम लोबिया ले सकते हैं बना हुआ। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट है जो अंडा अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम चने वगैरह को ले सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें प्रोटीन का सोर्स उसमें रखना है, या कोई कबाब के फॉर्म में ले सकते हैं जिसमें चिकन कम यूज़ हो और दाल का इंटेक ज़्यादा हो, ताकि वो एक नॉर्मल पर्सन अफोर्ड कर सके। उसके अलावा हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए। अगर एक एग्जांपल ये दे सकते हैं हम कि हमारे पास वॉक का टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम जहाँ अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं हम जो है वो स्टेयर्स का यूज़ कर लें एज़ कम्पेयर टू अगर हम लिफ्ट को छोड़ दें। अगर हम कहीं अपने लिए एक टाइम नहीं निकाल पाते तो हमारी कोशिश ये नहीं चाहिए जहाँ हम जा रहे हैं वर्क पे या कहीं ऐसे आउटिंग पे जा रहे हैं तो हम अपनी कार को थोड़ा डिस्टेंस पे पार्क कर दें, ताकि हम उसको वॉक में जो है वो उसको टैकल कर सकें। तो हमारी कोशिश है जिस तरह हम अपने आप को जो है वो मैनेज कर सकें, हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए, यानी वॉक होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। एक मिथ ये है कि हम जो है कुछ लोग ये देखे गया है कि लोग ना एक्सेसिव फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, 2-2 3-3 घंटे जिम में गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनका फैट जो है वो लूज़ नहीं हो रहा होता। तो बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि हम वॉक करें, लेकिन इसका रीज़न क्या होता है कि जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, बॉडी को 2-2 3-3 घंटे तक हैवी एक्सरसाइजेज और हैवी मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं, तो बॉडी इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस चली जाती है। जब बॉडी स्ट्रेस चली जाती है तो कॉर्टिसोल हमारा हाई हो जाता है। जब कॉर्टिसोल हाई हो जाता है तो वो फैट को रिड्यूस करने के बजाय उसको स्टोर करना शुरू कर देता है। तो जितने भी बेली फैट और थाई फैट्स हैं उसका मेजर रीज़न हमारा स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम अपने अपने स्ट्रेस को भी मेडिटेट करें, किसी भी चीज़ को एक हद तक रखें, ज़्यादा उसको लेके जाएं ताकि हमारी बॉडी जो है वो इन स्ट्रेस मोड में ना आए। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो एक लेमैन है, लेकिन अगर मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, अगर मुझे किसी का जो है वो एक मील प्लान डिज़ाइन करना है तो एक पर्टिकुलर बंदा है, उसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग मैं उसका कैलोरीज को कैलकुलेट करके डेफिसिट क्रिएट करके उसका मील प्लान तो बना दूंगी। लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि कैलोरीज को कैलकुलेट नहीं कर सकता, जिसे नहीं पता कि कैलोरीज क्या है क्या नहीं है, किससे क्या आएगी, तो उसके लिए 2 मैथड बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी टू हैं।
जिसमें पहला आ जाता है हमारे पास पोर्शन कंट्रोल मेथड और दूसरा आ जाता है प्लेट मेथड। पोर्शन कंट्रोल मेथड ये होता है कि जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, अच्छा कोई भी प्रोटीन का सोर्स है हमारे पास, तो हमारी जितनी भी पाम ऑफ हमारा हैंड है, यानी हमारी जो हथेली में जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आ सकता है, जिसमें चिकन है, एग है, इसके अलावा कोई कबाब है, तो कोई भी प्रोटीन का सोर्स है वो हमारी पाम ऑफ हैंड के हिसाब के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग है, जैसे कि रोटी चावल वगैरह है, तो वो हमारे पास क्यूपिक ऑफ हैंड होना चाहिए, यानी इस तरीके से इतनी इस तरीके का हम इसको मेजर करेंगे। इस मुट्ठी में हमारे पास जितने भी चावल आ जाएंगे या रोटी को जो है वो फोल्ड करके रखेंगे, वो हमारी एक सर्विंग हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल है, तो जितनी भी एक मुट्ठी के अंदर हमारे पास आ जाती है, दैट इज द मेजर सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट। कोई भी वो एक पर्टिकुलर मीडियम कोई भी फ्रूट हो सकता है, या वेजिटेबल्स हैं तो हाफ कप के करीब आ जाएगा ये। उसके अलावा अगर फैट का देखा जाए, जिसमें ऑयल है, ऑयल का इंटेक मेजर है, वो हमारे पास थम के इक्वल होना चाहिए, यानी जितना भी हमारा थम है वो हमारे पास एवरेज और मेजर होगी उसकी ऑयल की क्वांटिटी। अब एक मैन है और वुमेन है, दोनों की क्वांटिटी या दोनों का इंटेक डिफरेंट होता है। तो अगर एक बंदा एक वुमेन है, उसको नॉर्मली यूजुअली 22,000 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती हैं फॉर मेंटेनिंग द बॉडी फंक्शन, और मेल जो होते हैं उनको 2500 रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हम इसको प्लेट मेथड में करें, कि अगर मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती डे टू डे में, तो हमारी एक प्लेट नॉर्मल जो डिनर प्लेट होती है, वो हम जो है वो प्लेट को फर्दर इमेजिनरी की फॉर्म में 2 हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड कर लें। जब वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास हाफ पोर्शन जो है वो सैलेड से फिल्ड होना चाहिए, जिसमें हमारे पास जो भी नॉर्मल इजी टू अफोर्डेबल है, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। जब वो हाफ पार्ट सैलेड से फिल हो जाएगा, ये हमारे पास फाइबर देगा। उसके बाद जो हाफ पोर्शन बचेगा वो 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड हो जाएगा। एक पोर्शन जो है वो मखसूस होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, और दूसरा होता है प्रोटीन के लिए। तो जितने भी रोटी चावल जो है, रोटी है, चावल है, ब्रेड है, वो उसमें फिल्ड हो जाएगा, और हाफ पोर्शन जो है वो हमारे पास कोई भी सालन है, कोई भी कबाब है, या जो भी हमारे घर में प्रोटीन का सोर्स बन रहा है, वो हम जो है वो उसमें यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये जो एक प्लेट बनती है, ये हमारे पास कंप्लीट बैलेंस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर की। और ये एक प्लेट हमारे पास 400 टू 450 किलो कैलोरीज देती है। तो अगर एक कोई भी एक ऐसा पेशेंट है, या कोई एक नॉर्मल पर्सन है जिसको कैलोरीज का कोई पता नहीं है, तो हम उसको प्लेट मेथड जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि वो अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज के अंदर रह के खाए। अब अगर एक वुमेन है, तो वो एक प्लेट उसके लिए इनफ होगी फॉर पर मील, और अगर एक मैन है, तो उनके लिए हमारे पास उनकी कोशिश रहती है वो 2 प्लेट्स कर सकते हैं, यानी कि 2 सर्विंग्स को कवर करके हमारे पास 2 प्लेट्स का इंटेक हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आजकल बहुत ज़्यादा इन्हें डिफरेंट डाइट्स, जैसे कि हमारे पास लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है। उसके अलावा सबसे बेस्ट आती है कीटो डाइट, जो बहुत इन है आज। उसमें कीटो डाइट का कीटो डाइट हमारी कोशिश होनी चाहिए कीटो डाइट हम ना करें। ये उन पेशेंट के लिए होती हैं जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं, उनके लिए हाई फैट डाइट जो है वो कीटो डाइट रिकमेंड की गई है। तो कोशिश करें, एक नॉर्मल पर्सन है वो कीटो डाइट को अवॉइड करे। उसमें हम उसमें हम नेचुरल प्रोसेस को, जो ग्लूकोज जो हमारा ब्रेन यूज़ कर रहा होता है ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फैट में, जिसकी वजह से कीटोसिस होने लगता है बॉडी में, हमारी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए ऐसी कोई भी डाइट को जो है वो चूज़ ना करें, जिसके फर्दर जो है वो साइड इफेक्ट हो। बेस्ट मेथड हमारे पास पोर्शन कंट्रोल है, जिसमें पोर्शंस हैं। पोर्शंस का हैंड मेथड यूज़ किया जा सकता है फॉर बैलेंसिंग द सर्विंग, और दूसरा हमारे पास प्लेट मेथड है, जो हम अपने पर मील को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मार्केट्स में डिटॉक्स ड्रिंक्स के नाम से आती हैं, कि ये डिटॉक्स ड्रिंक है, ये हमारे पास जो है वो वेट रिडक्शन में या बेली फैट रिडक्शन में हेल्प करेगा। अच्छा, ये इसका इस हद तक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेचुरली 2 ऑर्गन मौजूद हैं अल्लाह ताला की तरफ से, किडनी और लिवर, जो हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारी डाइट में ग्रीन्स हो, यानी वेजिटेबल्स का इंटेक हो, ताकि हम नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ करें, रादर देन हम कोई ऐसी ड्रिंक लें जो हमें डायरिया वगैरह कॉज कर दे, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स ऐड होंगी, जितना मॉइस्चर होगा उतनी बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, तो हमारे पास डायरिया वॉमिटिंग का जो है वो रिस्क होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम नॉर्मल फ्रेश ग्रीन्स लें तो। थैंक यू। You said कि 100 pounds and increase 1 inch for each 5 pounds. So that goes for male, female, No. both, or for female only? That goes for female, and for male 106 pounds 5 feet for 106 pounds, and every इंच पे 6 pounds बढ़ेगा। जैसे कि अगर कोई एक मेल है, उसकी हाइट 5 feet 6 inches है,
तो 5 फीट पे 106 पाउंड्स और 6 फीट है तो एवरी इंच पे 6 है, तो 6 इंटू 6, 6 6 36, 136 टू 140 पाउंड्स। चलिए, थैंक यू। चलिए दादा जी, बड़े काम की बात बताई। और कोई आपने कहा कि एवरेज जो है 2500 कैलोरीज, मतलब कौन से, जो लेबर वर्क हो गया या जैसे हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जो सेडेंटरी वर्क हमारा काम है, हम एक गाड़ी से उतरते हैं, अपने घर आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, एसी वाली जगह पे बैठते हैं, काम करते हैं, फिर दूसरे क्लिनिक चले जाते हैं, उनके लिए कितनी कैलोरी चाहिए? उनके लिए 2500 कैलोरीज हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ना इन स्टेट ऑफ रेस्ट भी जो है वो फंक्शन कर रही होती है। बीएमआर जो होता है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, हाँ बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो इसमें हमारे पास जो है हमारी बॉडी रेस्ट में भी वर्क कर रही होती है, तो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट 2500 है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, जैसे लेबर तबका है या कोई ऐसा एथलीट है, तो उसकी फिर इंक्रीज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू वेट। वो कैलकुलेशन बेस्ड होती है, जो मिफ्लिन और हैरिस बेनेडिक्ट दो ऐसे जो है वो मेथड अप्रूव्ड है, जिनकी कैलकुलेशन के बेसिस पे हम जो है वो एक्टिविटी फैक्टर्स लगाते हैं। डिस्क्राइब्ड एक्टिविटी फैक्टर्स हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसके बाद अगर थोड़ा सा मॉडरेट है और थोड़ा सा इंटेंस है, तो उन एक्टिविटी लेवल्स को हम डिवाइड करेंगे उनकी कैलोरीज से, फिर जितना इंक्रीज होता रहेगा हम उनको इंक्रीज करेंगे। और अगर कोई वेट लॉस का है तो हम डेफिसिट क्रिएट करेंगे, जैसे अगर 2500 रिक्वायरमेंट है तो हम 500 लेस करते रहेंगे डेफिसिट में, ताकि उसकी स्टोर फैट यूज होना शुरू हो जाए। प्रोटीन को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए हमें डाइट में, या वेजिटेबल के साथ, या किस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए? मेजर हमारा फोकस होना चाहिए प्रोटीन पे, उसके बाद वेजिटेबल्स पे, एंड पे आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स पे, जो रोटी चावल हो जाते हैं। प्रोटीन कोई वेजिटेबल्स वाला प्रोटीन हो या किसी भी फॉर्म में? प्रोटीन हमारे पास दो सोर्स से आता है, प्लांट सोर्स से आता है, एनिमल सोर्स से आता है। एनिमल सोर्स का ज़्यादा अच्छा है, जिसमें सारे अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जो मसल बिल्डिंग में ज़्यादा हेल्प करते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट। लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो हमारे पास कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं कि हम प्लांट सोर्स के यूज़ करें, जिसमें चिकपीस हैं, चने हैं, लोबिया है, सफ़ेद चने हैं, रोस्टेड चना है, जो वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर एनिमल सोर्सेज पर हम देखें तो हम जो है वो एग बेस्ट है, इसके अलावा चिकन है। अच्छा, आपकी नॉलेज में है कि कुछ मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जो मतलब एफडीए अप्रूव भी हो गई हैं? जी सर, एक हमारे पास आई है ओजेम्पिक इंजेक्शन, जी आजकल जी, बहुत इन है, जो एफडीए अप्रूव्ड है सीमा फॉर टाइप 2 डायबिटीज। सीमाग्लूटाइड जो कहलाता है, या जी सीमाग्लूटाइड जी कहलाता है जी, ना? जो ये हमारे पास एफडीए अप्रूव्ड है, लेकिन फॉर टाइप 2 डायबिटीज के लिए अभी तक अप्रूव्ड हुए हैं, फॉर वेट लॉस के वेट लिए लॉस के लिए नहीं है? अप्रूव नहीं हुए हैं। अच्छा, ये सिर्फ हमारे पास शुगर लेवल को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है, लेकिन ये ड्रेस्टिकली वेट को लॉस कर रहे हैं एकदम से, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन का वेट लॉस होता है वो पर मंथ 4 to 5 kgs का टारगेट होता है कि एक हेल्दी लॉस हो रहा है, जो वो मेंटेन कर सकेगा। लेकिन ये जो इंजेक्शंस हैं, फैट लॉस ड्रिप्स हैं, उसके अलावा ऑर्लिस्टेड की मेडिसिन है, ये ड्रेस्टिकली लूज करती हैं, जिससे हमारा मसल मास गिर रहा होता है, फैट मास नहीं गिर रहा होता। हाँ प्रोटीन, जी ये ज़्यादा खतरनाक है, मसल ब्रेक डाउन हो रहा होता है। उसको कहते हैं ना बीन्स को, पुअर मैन जी सर, बीन्स को कहते हैं ना पुअर मैन बीन्स लो, जी जी सर, को पुअर मैन के मीट कहते हैं। अच्छा जी सर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इंजेक्शंस बड़े कॉमन हो गए हैं, और मतलब यूनिवर्सिटी के लोग हैं ना वो बड़े ये यूज़ करते हैं, नॉट ओनली कि वो सिर्फ डायबिटिक हो या नॉर्मल इंसान भी जो है ना ऐसे ही है। और जो ये बहुत खतरनाक है, ये हमें अभी नहीं पता चलेगा, जब हम थोड़े से एज My- होंगे ना, तब हमें जो है वो स्पीड मिस सबरा, नहीं आए हैं। मिस समर, ओजेम्पिक इंजेक्शन जो फैट लॉस इंजेक्शन है, उसमें सिवियर फॉर्म का नोजिया और डायरिया हो रहा है, गैस्ट्रो के उसमें इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, सिवियर किस्म का कॉन्स्टिपेशन जो पाइल्स कॉज कर देता है, तो इस वजह से बहुत साइड इफेक्ट जरूर है। वेट रिडक्शन के लिए जो आपकी क्लिनिक्स है ना, जी जी, वो हाई प्रोटीन डाइट बहुत यूज करनी है, उसके भी बहुत साइड इफेक्ट हैं। हाई प्रोटीन डाइट हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी के सर्वेलेंस, किसी की मॉनिटरिंग में कर रहे हैं और वो डे टू डे उसको कनेक्ट कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है कि कोई उसकी हार्ट बीट तेज नहीं हो रही या एक्सेसिव मसल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, तो हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए अंडर हमारा जो है वो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट रिक्वायर्ड है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। यानी जो भी हमारा वेट है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, तो जो भी अमाउंट ग्राम्स में आएगी वो हमारा प्रोटीन इनटेक होगा, उससे ज़्यादा हमारा नहीं होनी चाहिए। और जो मैंने ये पाम साइज़ बताया ना, ये हर मील में एक पाम अगर हम अपना कवर कर लें तो हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इन अ डे कवर कर चुके होते हैं।
से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटेक जो है वो जाहिर सी बात है एक चीज़ का ज़्यादा नुकसान भी ज़रूर है। हाँ। आपने यूज किया था ना प्रोटीन डाइट, चिकन दे रही है, कबाब दे वो रही है, बिल्कुल हर चीज़ है ना, अब उनसे चलना मुश्किल हो हाँ, गया है। वो स्टिफ हो जाती हैं चीज़ें हमारी। इस टॉपिक को क्लोज करते हैं यहीं पर ही। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी ये हमने जो स्पेशलिटी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और हमने आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक दिए और आपने इसको कवर किया। ओबेसिटी का जो टॉपिक है उसके लिहाज से आपने इसको और एसोसिएटेड डिजीज़ के साथ भी कवर किया हुआ है, जैसे डायबिटीज़ के साथ भी कवर किया। जैसे ओबेसिटी इटसेल्फ एक अलग जिसे कहते हैं कंडीशन है या डिजीज़ है, और इसमें जो भी आपने जो बात की है माशाल्लाह से इम्पोर्टेंट थी। और हमारा जो CME प्रोग्राम को जो हमारा एक रूटीन था कि हम आपको उसको हम फोर्टनाइटली करते थे, हमारे RMOs वगैरह कवर करते थे। तो मैं सबसे पहले तो आप हमारी मैनेजमेंट की तरफ से भी आपसे भी कि आपने जो उसको टाइम दिया, आज इनका जो है हमारे पास लास्ट CME है, तो मैं चाहूँगा इनके को अप्रिशिएट कीजिएगा, इनके लिए तालियाँ बजाई जाएँ। देखिए, बहुत अच्छा हुआ आपने ये हमारे काम किया, आपने हमें सारे जो टॉपिक्स कवर किए। और बाकी अब आपके साथ जो आगे जो बात होती है इसके लिए हम डॉक्टर अज़हर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम 15 दिन बाद नेक्स्ट सेमी अरेंज करेंगे, एवरी फोर्टनाइटली अरेंज करेंगे। और एवरी फोर्टनाइटली अरेंज करने के साथ साथ अब हम अपने RMOs को ही भी देंगे जिस तरह हमारा सिलसिला चल रहा था। तो डॉक्टर अज़हर अब ग्रुप में इस तरह से हम मज़ीद तुम्हें बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके।